हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जी हां, आज की अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। इतना प्रतिशत मिला अप्रूवल रेटिंग मोदी जी को, जो बाइडेन कहां पर लाइक करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे तनाव के बीच एक चीनी गुब्बारे ने पार की सीमा, मचा हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे म्यांमार का हिस्सा था असम, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में किया सबसे बड़ा दावा। जी हां, जिसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। बताएंगे दोस्तों क्या जवाब मिला। साथ ही साथ आपको एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबर, जहां सरकार ने दी बहुत बड़ी राहत भरी जानकारी। तो एक से एक खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मिली 76% अप्रूवल रेटिंग। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। इस अप्रूवल रेटिंग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग भी बाकी नेताओं से बहुत कम है। जी हां, रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुएल, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेड, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। दोस्तों, ये रेटिंग अलग अलग देशों की एडल्ट पॉपुलेशन की रेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। वहीं हर देश में सैंपल साइज अलग होता है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों अप्रूवल रेटिंग, जहां प्रधानमंत्री नंबर 1 पर हैं मोदी जी। वहीं अगर आपको बता दें कि इस रेटिंग में टॉप 7 में ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का नाम है और ना ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का। इससे पहले सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी नंबर 1 पर थी, तब भी दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट ही थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तब 7वें स्थान पर थे। बता दें कि पीएम मोदी को 2023 में लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया था। यह सर्वे अमेरिका की कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने करवाया था। अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन और जिनपिंग आखिर कौन से नंबर पर हैं इस बार। तो आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को 37% लोगों ने पसंद और 55% लोगों ने नापसंद किया है। और अगर नंबर की बात करें तो वो 8वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोग भारी मात्रा में कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक जरूर कहिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी को लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ताइवान रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा दावा, जल डमरू मध्य में नजर आया चाइनीज मिलिट्री सर्विलेंस गुब्बारा। जी हां दोस्तों, जिसके बाद मच गया हड़कंप। तनाव के बीच एक चीनी गुब्बारे ने पार कर दी ताइवान की सीमा, मचा हड़कंप। दरअसल चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब एक चीनी गुब्बारे ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया है। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव से लगभग 1 महीने पहले गुरुवार को एक चीनी गुब्बारा ताइवान जल डमरू मध्य रेखा को पार कर गया। ताइवान के रक्षा मंत्री चियू को चेंग ने संसद में संवाददाताओं से कहा कि हमारी प्रारंभिक जानकारी ये है कि ये एक बजता हुआ गुब्बारा था, लेकिन इसके बारे में अभी तक बहुत अधिक जानकारी नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गुब्बारा उत्तरी ताइवान के शहर किलुंग के दक्षिण पश्चिम में 101 समुद्री मील बोले तो 187 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया, और गायब होने से पहले उसने लगभग 1 घंटे तक पूर्व की ओर यात्रा की। रक्षा मंत्रालय द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक गुब्बारे ने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ताइवान की सीमा के अंदर तय किया, और एक दिन पहले ही मंत्रालय ने बताया कि उनकी ओर से शाम 7:30 बजे 7 चीनी विमानों को मध्य रेखा पार करते हुए देखा गया था। अगली खबर की बात करें, जहां म्यांमार का हिस्सा था असम, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा। क्या बोली हिमंता सरकार, बता दें नागरिकता कानून 1955 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 1971 के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों के आंकड़े उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। असम में इन दिनों ई कानून की धारा 6A को लेकर काफी बहस चल रही है। मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और 4 अन्य जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को चुनौती दी थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असम को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि यह म्यांमार की हिस्सा हुआ करता था। सिब्बल के दावे पर असम सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा कि महाभारत काल से ही असम भारतवर्ष
कोष का हिस्सा था। धारा 6A में कुछ विदेशी प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। ये वे प्रवासी हैं जो 1966 में से 1971 के बीच असम आए थे। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपने तर्क रखे। उन्होंने इतिहास की बात करते हुए कहा कि उन लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में असम म्यांमार का हिस्सा था और इसके बाद वो बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल से जुड़ा था। इस तरह से असम में बंगाली पॉपुलेशन भी रहती है। वैसे में दोस्तों जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने यह बयान दिया है दोस्तों कि म्यांमार का हिस्सा था असम, ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा रहा ही नहीं, कभी भी म्यांमार का हिस्सा था ही नहीं। कुछ समय के लिए झड़पें हुई थी। सीएम ने आगे कहा मैंने ऐसा कोई डेटा देखा ही नहीं जिसमें ऐसा कहा गया हो कि असम म्यांमार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्हें बोलना नहीं चाहिए। बहरहाल दोस्तों जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने ऐसा बयान दिया है और असम को म्यांमार का हिस्सा बता दिया ब्रिटिश सरकार में, ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। क्या आपको नहीं लगता कि ये लैंग्वेज यूज करनी ही नहीं चाहिए आज के समय में? क्या आपको नहीं लगता कि आज भी कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं कांग्रेसी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में गूंजेगा प्रभु श्री राम का नाम, पूरी दुनिया बोलेगी जय श्री राम। आखिर क्यों और कैसे बता दें? सैकड़ों वर्षों से बहुप्रतीक्षित प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का वक्त अब नजदीक आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन करेंगे, मगर उससे पहले जय श्री राम की गूंज दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सुनाई देगी। इसके लिए दुनिया के विभिन्न देशों में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन को भव्य और अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए बड़े बड़े आयोजनों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि सनातन धर्म और हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को यादगार बनाया जा सके। अमेरिका समेत जितने भी देशों में भारतीय लोग रहते हैं उन सभी जगहों पर भव्य आयोजन की रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके तहत पहली कड़ी में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन से लगभग 1 महीने पहले अमेरिका में बड़े आयोजन की तैयारी है। मंदिर के उद्घाटन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ सबसे बड़े वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के लिए मंदिर के इतिहास को दर्शाने के उद्देश्य से की जा रही है और इसके लिए 5 भाग वाली एक वेबिनार श्रृंखला आयोजित की जाएगी। बहरहाल दोस्तों वास्तव में अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे गूंजेंगे दोस्तों। वास्तव में एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिलेगा और हर एक भारतीय को यह गर्व जैसा फील कराएगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रही है अंजू, सीमा हैदर के दावे में आखिर कितना दम? पुलिस ने की घंटों पूछताछ। जी हां, भारत से अपने फेसबुक फ्रेंड के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू एक बार फिर चर्चा में है। भिवाड़ी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए पुलिस हरियाणा के सोनीपत पहुंची। पुलिस ने अंजू से 12 सवाल पूछे जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अंजू की ओर से पुलिस को दिए बयान में कहा गया कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी। इस बीच पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाली सीमा हैदर ने अंजू मामले पर बहुत बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में सीमा हैदर ने अंजू पर शक जताया है। सीमा हैदर ने कहा कि जो लड़की भारत जैसा खूबसूरत देश छोड़कर पाकिस्तान जा सकती है, वहां महीनों रहकर वापस भारत आ गई है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसके अलावा सीमा ने अंजू की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं अंजू को पाकिस्तान ने किसी खतरनाक इरादे से तो वापस नहीं भेजा। दरअसल जुलाई में अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह के लिए पाकिस्तान चली गई थी। वो वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको सीमा हैदर के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, कितना दम है? एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की धमकी के आगे आखिर झुक ही गया तालिबान। टीटीपी आतंकियों को किया अरेस्ट। बता दें पाकिस्तान की ओर से लगातार अफगान तालिबान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों पर शिकंजा कसने का दबाव बनाया जा रहा है। अब लग रहा है कि शायद तालिबान पर पाकिस्तान के दबाव का असर पड़ने लगा है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान ने 3 कमांडर और 16 सैनिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मलकंद डिवीजन से जुड़े हैं। गिरफ्तारी सोमवार को कुनार के सीमावर्ती इलाके में हुई है। ये कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए अफगान तालिबान पर अपना दबाव बढ़ाया है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में टीटीपी के आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने पिछले महीने अफगानिस्तान को अपनी डिमांड की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें हाफिज गुल बहादुर का प्रत्यर्पण भी शामिल था। 26 नवंबर को बन्नू में हुए आत्मघाती हमले की उसने जिम्मेदारी ली थी। अधिकारियों ने कहा था कि बन्नू हमला एक अफगान नागरिक की ओर से किया गया था। एक और खबर की बात करें, जहां दुनिया के शेयर बाजार में भारत का बदला सीन दंग रह गया। लंदन खौफ में है चीन। बता दें जिस तरह से देश की जीडीपी को पंख लगे हुए हैं, वैसे ही भारत का शेयर बाजार भी रॉकेट बना हुआ है। दुनिया भर के निवेशक भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक के निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये सिलसिला पूरे साल देखने को मिला। इसकी गवाही 1.31
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश दे रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टर इस साल अब तक कर चुके हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने पीक पर है। सेंसेक्स 70,000 से करीब है, वहीं निफ्टी 21,000 अंकों के लेवल को पार कर चुका है। दुनिया के बाकी इंडेक्स से मुकाबला करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टॉप 5 में बने हुए हैं, जबकि यूरोप और चीन के इंडेक्स के निवेशकों का पैसा सिर्फ डुबाया ही है। इसमें वाकई में दोस्तों मोदी जी का नेतृत्व अपना भारत हर तरीके से सक्सेस कर रहा है। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन में विदेशी कामगारों के लिए बदल गया वीजा नियम, भारतीयों की बढ़ेंगी मुश्किलें। बता दे प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा से परेशान ब्रिटेन ने वीजा नियमों को सख्त बनाने की कोशिश की है। नए नियमों के तहत ब्रिटेन जाने वाले प्रवासी अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को साथ न ले जा सकेंगे। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए नए नियमों को पटल पर रखा है। दरअसल पिछले 1 साल में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने ब्रिटेन की ओर रुख किया है। साथ ही अवैध रूप से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों के लिए सरकार की ओर से बनाई गई रवांडा पॉलिसी को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है। इसके बाद से ही सरकार पर वीजा कानूनों को सख्त बनाने का दबाव था। 3 सप्ताह पहले ही ब्रिटेन के नए गृह सचिव बने क्लेवर्ली पर भी ये दबाव साफ झलक रहा था। क्लेवर्ली ने सोमवार को ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी निष्पक्ष, सुसंगत, कानूनी और टिकाऊ होनी चाहिए। क्लेवर्ली ने आगे कहा कि कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में भविष्य में लगभग 3 लाख कम प्रवासी ब्रिटेन आएंगे। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार की ओर से लाए गए इस नए नियमों का असर भारतीयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में काम करने हजारों लाखों भारतीय ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन में भारतवंशियों की आबादी 14 लाख से ज्यादा है। वहां की अर्थव्यवस्था में भारतवंशियों का लगभग 6% योगदान है। अगली खबर बता दें, 12 साल बाद भारत क्यों आ रहे हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया, आखिर दौरे की क्या है अहमियत। दोस्तों बता दें, अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो के प्रमुख अगले सप्ताह भारत दौरे पर होंगे। यह यात्रा उस वक्त होने जा रही है जब पिछले ही दिनों अमेरिकी प्रशासन ने एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाए थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सूचनाएं दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है और हमने आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला किया है। ऐसे में दोस्तों सवाल उठते हैं कि एफबीआई प्रमुख भारत दौरे का कार्यक्रम आखिर क्या है, इस यात्रा का मकसद क्या हो सकता है, दौरे पर भारत का क्या रुख हो सकता है। आपको बता दें कि एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। क्रिस्टोफर 11 और 12 दिसंबर को भारत की यात्रा पर होंगे। 2017 में एफबीआई का निदेशक बनने के बाद यह क्रिस्टोफर ए रे का पहला भारत दौरा होगा। 12 वर्षों में पहली बार होगा जब एफबीआई प्रमुख भारत के दौरे पर होंगे। अगली खबर बता दें, मुस्लिम देशों में फूट को लेकर दुखी हुआ तुर्की, कहा हमें अपनों से ही अब उम्मीद नहीं बची। बता दें, हमास और इजरायल में जारी युद्ध के बीच तुर्की ने मुस्लिम दुनिया में फूट पर चिंता जाहिर की है। तुर्की की सांसद के स्पीकर नुमान कर्तुलमुस ने कहा कि इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी क्षमताओं में नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया में विभाजन से है। गाजा में जारी इजरायली हमलों पर टिप्पणी करते हुए कर्तुलमुस ने कहा कि यह निराश करने वाली बात है कि हमले के लगभग 60 दिन बीत जाने के बावजूद इस्लामिक देशों और संगठनों की प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं है। दरअसल इजरायल फलस्तीन की हालिया लड़ाई को लेकर कुछ मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है कि इजरायल के प्रति वो नरम रुख अपना रहे हैं। इस्लामिक देश यूएई ने तो हालिया लड़ाई के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी क्षमताएं नहीं बल्कि दुर्भाग्य से इस्लामिक दुनिया में फूट है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां IAADB उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी जी, कहा पूरी दुनिया को आकर्षित करती है भारत की संस्कृति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार वैश्विक सांस्कृतिक पहल को संस्थागत बनाने और वेनिस, लंदन तथा साओ पाउलो जैसे शहरों में इसी तरह के आयोजनों की तर्ज पर एक आधुनिक प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रही है। लाल किले में पहले भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनएल 2023 का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि ऐसे आयोजनों को दुनिया के कुछ शहरों में इसी तरह के कार्यक्रमों के रूप में वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने संस्कृति, वास्तुकला और कलाकृति क्षेत्र में देश की समृद्ध प्राचीन इतिहास का हवाला दिया और केदारनाथ तथा महाकाल जैसे पवित्र स्थानों और पवित्र जगहों के विकास एवं नवीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय कला और वास्तुकला से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए गर्व की भावना के साथ बहुत काम हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि भारत की जीवंत संस्कृति और प्राचीन विरासत दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां पर तहरीक इंसाफ को चुनाव आयोग का नोटिस, पार्टी के भीतर चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ी सख्ती। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को हालिया संगठनात्मक चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर पाकिस्तान चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिसंबर को अपने अध्यक्ष और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को चुनने के
के लिए नए सिरे से इंट्रा पार्टी चुनाव कराने का फैसला सुनाया ताकि पार्टी का चीन क्रिकेट का बल्ला बरकरार रखा जा सके। जी हाँ, साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां इजराइल को सपोर्ट करना इस दिग्गज कंपनी को पड़ गया भारी, मुस्लिम देशों ने बहिष्कार कर तोड़ डाली कमर। दरअसल इजराइल हमास में जारी जंग के बीच मुस्लिम देश वैसे तो कई कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी को इस विरोध ने जमकर प्रभावित किया है। हालत ये हो गई है कि इस कंपनी की वैल्यू लगभग $11 बिलियन से भी कम हो गई है। दरअसल हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम स्टारबक्स है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम देशों के बहिष्कार किए जाने के बाद स्टारबक्स की कुल वैल्यू में 9.4% का नुकसान हुआ है। 16 नवंबर को रेड कप डे प्रमोशन के बाद से 19 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर स्टारबक्स के शेयरों में 8.96% की गिरावट आई है, जो लगभग $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान के बराबर है। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि स्टारबक्स ने इजराइल के समर्थन में एक पोस्ट शेयर कर दिया था, जिसके बाद से इसका विरोध जारी है और विरोध कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम देश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां गाय के गोबर से ईंधन बनाकर जापान ने लॉन्च किया रॉकेट, स्पेस सेक्टर में हासिल की अद्भुत कामयाबी, नए युग का आगाज। बताते जापान का अंतरिक्ष उद्योग ने गुरुवार को एक प्रोटोटाइप रॉकेट इंजन के परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष सेक्टर में एक नए अध्याय को खोल रहा है। जापानी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस रॉकेट इंजन को लॉन्च करने के लिए गाय के गोबर से बने ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये ईंधन प्रचुर मात्रा में मौजूद स्थानीय स्रोतों से हासिल किया गया है और गाय के गोबर की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के दौरान गाय के गोबर से बने बायोमीथेन गैस से रॉकेट को लॉन्च किया है। जापान के ग्रामीण उत्तरी शहर ताकी में लगभग 10 सेकंड के लिए एक खुले हैंगर दरवाजे से क्षैतिज रूप से 30 से 50 फीट की दूरी पर इस रॉकेट के इंजन ने एक नीली और नारंगी लौ फेंकी। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी ताकाहिरो इगनागावा के मुताबिक आवश्यक तरल बायोमीथेन गैस पूरी तरह से 2 स्थानीय डेयरी फार्मों से गाय के गोबर से बनाया गया था। अगली खबर की बात करें जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारों पर की गई मंत्रियों की क्या हत्या, किन गैंग समेत ली शांगफू की हुई मौत। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा बता दें, दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल चीन ने इस साल पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को हटाने के पीछे की कोई वजह भी नहीं बताई थी, जिसके बाद दोनों शख्स दिखाई भी नहीं दिए। इसी बीच अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू की हत्या हो चुकी है। इन दोनों को यातना देकर जान से मार दिया गया है। इन दोनों के मर्डर का ऑर्डर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है, ऐसा दोस्तों ब्रिटिश मीडिया और अमेरिकी मीडिया का कहना है। चलते हैं और खबर की तरफ जहां जैसे गाजा को रौंद दिया वैसे बेरूत को भी रौंद देंगे, हमला कर रहे हिजबुल्लाह को इजरायली पीएम की सीधी धमकी। बता दें गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा इजराइल अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह जंग भड़काने के प्रति बाज नहीं आएगा तो लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा की तरह रौंद दिया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ से मिलने पहुंचे इजराइल के पीएम ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से जंग शुरू करने पर आमादा है तो वो बेरूत और दक्षिणी लेबनान को गाजा बनते हुए देखने के लिए तैयार रहे। उसकी दूरी यहाँ से ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां फिर एक बार कोरोना को लेकर बड़ी खबर, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ सतर्क, चेतावनी जारी कर कह डाली है बड़ी बात। बता दें सिंगापुर में कोविड-19 संक्रमण और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को चेतावनी जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। बढ़ते संक्रमण के चलते देश के अस्पताल में ज्यादा दबाव पड़ रहा है। चेतावनी जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा हालांकि इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि ये वेरिएंट कितना घातक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर तक 32 से अधिक लोगों में कोविड-19 का निदान किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मार्च तक 28,000 से अधिक लोग संक्रमित थे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां सीएम योगी जी का जोशीला भाषण, कहा देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो सबसे पहले अपने देश को चुनूंगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना ही होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो कोई कारण नहीं कि हमारा देश विकसित भारत ना बने। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा स्थित बेनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर बीटेक छात्र ने मुख्यमंत्री को श्री राम दरबार का चित्र भेंट किया। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें जहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ईवीएम ने नहीं बल्कि उनके अहंकार ने हरा दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को गुना जिले के
राघवगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना की अपार सफलता के बाद राघवगढ़ में धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राघवगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र का हाथ उठाते हुए कहा कि हरेंद्र हारे नहीं है, उन्हें जनता ने 91,000 से अधिक वोट दिए हैं, ये हारे नहीं है, ये तो जीते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये विश्वास मैं कभी आपको टूटने नहीं दूंगा। लाडली बहनाओं, तुमने आरती उतारी है, तुम्हारे शिवराज भाई का संकल्प है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनको इनके अहंकार ने हरा दिया, ईवीएम ने नहीं। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां सेमीफाइनल में बम्पर जीत से बढ़ी भाजपा की मुश्किल। 2024 के लिए बड़ा चैलेंज करना होगा ऐसा काम। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। इन चुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। जिस तरह से नतीजे आए हैं उसको देखकर ये कह सकते हैं कि भाजपा ने सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की है। इसको देखते हुए ही राजनीतिक पंडित 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की जीत में एक चीज बाधा बन सकती है और वो है पार्टी का अति आत्मविश्वास। असल में 2024 में भाजपा की वापसी उतनी भी आसान नहीं है जितनी राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा के सामने विपक्ष से भी बड़ी चुनौती है उसकी आत्मसंतुष्टि। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। ऐसे में पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल 2003 में भी था, जब तब एनडीए ने तीनों प्रदेशों में जीत हासिल की थी। अति उत्साह में पार्टी ने जल्द चुनाव का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 8 से 9 सीटों के अंतर से चुनाव हार गई। अब यही आशंका है कि कहीं आगामी लोकसभा में भी पार्टी इसी मनोदशा की शिकार न हो जाए। वैसे भाजपा के लिए राहत की बात दोस्तों यह है कि आम जनता भी बड़े उत्साह के साथ पीएम मोदी की तरफ देख रही है, जो फिलहाल दुनिया में सबसे बड़े कद वाले नेता की पहचान बना चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे आगामी 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेस की हार पर दिल्ली में बड़ी मंथन। कमलनाथ को 2024 की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, किसी से नहीं मांगा गया इस्तीफा। बता दें, मध्य प्रदेश की हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में कमलनाथ को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा हुई, किसी से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक की। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कई अन्य नेता मौजूद थे। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां सीएम बनते ही 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रेवंत रेड्डी का तोहफा, सरकारी बसों में सफर फ्री। जी हां, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। शनिवार से महिलाएं राज्य के स्वामित्व वाली टीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बता दें कि राज्य में महिलाओं की जनसंख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को महालक्ष्मी योजना के तहत इस सुविधा को लागू करने का आदेश जारी किया। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए जीतने पर ऐसा करने का वादा किया था। फैसले के अनुसार 9 दिसंबर यानी शनिवार से सभी आयु वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ बता दें, राम मंदिर में 7 दिन काशी के पंडित करेंगे वैदिक रीति से पूजा अनुष्ठानों की लिस्ट कर दी गई है जारी। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान की तैयारी की जा रही है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले इस अनुष्ठान में पंडित लक्ष्मीकांत मथुरा नाथ दीक्षित काशी के 40 से अधिक सहित वेदों की सभी शाखाओं में परंपरागत 121 अन्य विद्वानों के साथ अनुष्ठानों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, एलपीजी सिलेंडर पर 300 की सब्सिडी 6 लाख कवर। सरकार ने दी बड़ी जानकारी। दरअसल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अहम खबर है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के साथ हादसे की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। ये भरपाई तेल विपणन कंपनियां यानी ओएफसीज देती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में विस्तार से इसकी जानकारी दी। किसको कितना कवर मिलेगा बता दे, तेल विपणन कंपनियां के साथ रजिस्टर्ड सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को बीमा कवर मिला हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में मृत्यु होती है तो प्रत्येक व्यक्ति 6 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है। प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 लाख रुपए के प्रति घटना के लिए 30 लाख रुपए के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टी के नुकसान मामले में ये प्रति घटना अधिकतर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।